स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आज हम करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। हम इसमें डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर की, ताकि जो भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं हम आसानी से उनका रिप्लाई कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमें मार्क्स स्कोर करने हैं। कोरोना काल चल रहा है और बिना जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो इसके बाद अगर क्वेश्चन सिर्फ रटेंगे या समझेंगे तो उससे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगे। तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है खास, लेकिन आपको पता होना चाहिए ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या आता है। ठीक है, तो चलिए हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म है वो मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने से टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आप वीडियो को 2x पे करके भी देख सकते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर एक होता है उसका बर्थ से नेचुरल डेथ तक का, उसे लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन हर एक ऑर्गेनिज्म का कुछ ऑर्गेनिज्म का फिगर 1.1 में दिया गया है, और कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं फोटो के नीचे स्पेस दिया गया है, जिसमें आपको खुद फाइंड आउट करना है कि उनकी एज क्या है, लाइफ स्पैन क्या है। लाइफ स्पैन क्या होता है? The period from birth to natural death of an organism. Examine the lifespan of organism represented in figure 1.1. 1.1 में दिए गए हैं, उनका भी आपको लाइफ स्पैन फाइंड आउट करना है। अब ये लगता कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंट्रिगिंग है कि हम नोट करें दैट लाइफ स्पैन जो होता है बहुत छोटा भी हो सकता है, कुछ दिन का, और बहुत लंबा भी हो सकता है। ठीक है, 1000 ईयर्स का। यहाँ पे इंट्रिगिंग का मतलब होता है कि ये बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही मतलब अच्छा भी लगता है, मोहक भी होता है ये, और आसान नहीं है इतना कि देखिए एक ऑर्गेनिज्म है कुछ एक दिन के लिए जीवित रहता है, लाइफ स्पैन कुछ दिन का होता है, एक का 1000 ईयर्स होता है। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्हीं दोनों के बीच में, मतलब कुछ दिन से लेकर और कुछ ईयर के बीच में बाकी सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन आता है। ठीक है, यू रिलेटेड विद देयर साइज। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लाइफ स्पैन है वो उनके साइज से कोई मतलब नहीं रखता। साइज सेम हो सकता है और लाइफ स्पैन अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है और लाइफ स्पैन सेम हो सकता है। समझ रहे हो? जैसे साइज जो है कौवे का और पैरट का वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है, लेकिन उनका साइज जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे मैंगो ट्री है, उसका लाइफ स्पैन छोटा होता है, जबकि जो पीपल का पेड़ होता है उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। वट एवर बी द लाइफ स्पैन, कुछ भी हो लाइफ स्पैन, जो डेथ है वो हर एक ऑर्गेनिज्म की सर्टेन है, मतलब फिक्स है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है, मतलब वो हमेशा जीवित नहीं रहेगा, कभी ना कभी ज़रूर मरेगा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो नहीं मरते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों कहते हैं। वाई डू वी से दैट देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको इस बात का पता चल जाए। Given this reality, you have ever wondered how vast number of plants and animal species must have exist on earth for several thousands of years? आपको पता है कि जो आपने कभी सोचा है कि जो इतने ज़्यादा प्लांट हैं या एनिमल्स हैं वो स्पीसीज़ किस तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं, 1000 ईयर्स से एग्जिस्ट कर रही हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही। देर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो कि इंश्योर करती है, जो कि पक्का करती है कि वो कंटिन्यू होती जाएंगी। यस, हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसे हम पक्का ही समझते हैं, अपनी तरफ से ही समझ रहे हैं कि ऐसा होता है। तो ये है हमारे कुछ डायग्राम, पिक्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पे लाइफ स्पैन फिल करना है। रोज़ का, एलिफेंट का, डॉग का, बटरफ्लाई का, और क्रो का जैसे दिया हुआ है 15 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स। देखिए कौवा और तोता साइज़ में लगभग सेम है, लेकिन इनकी उम्र में कितना फ़र्क है। कौवा 15 साल जीता है और जो तोता है वो 140 ईयर्स तक जीता है। ठीक है, टोटोइस जो है 100 to 150 ईयर्स तक
लाइफ स्पैन होता है उसका। जो रिप्रोडक्शन है उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। ऑफस्प्रिंग बोलते हैं उनको, यंग वंस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये टर्म याद रखनी है। अगर आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो आपको ऑफस्प्रिंग या यंग वंस दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग ग्रोज मेच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। जो ये बच्चे होते हैं ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, मेच्योर होते हैं और फिर अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। इसलिए एक साइकिल है यहाँ पे, बर्थ से ग्रोथ और फिर डेथ, ठीक है। पैदा होना, फिर उनमें ग्रोथ होना, फिर उनकी डेथ होना। रिप्रोडक्शन अनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज़। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जो चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई है उसे आप ध्यान से देखोगे और उसे याद रखोगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं हाईलाइट किया हुआ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद आ सकती हैं एग्ज़ाम में। देखिए, जो रिप्रोडक्शन है, मैंने रिप्रोडक्शन को हाईलाइट किया हुआ है, प्रोसेस को हाईलाइट किया हुआ है। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। अगर आपको इतना भी याद रहता है तो अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हो। इससे क्या होता है कि एक साइकिल होती है बर्थ, ग्रोथ, डेथ की। और रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स पूछेंगे तो आप लिख सकते हो कि इससे कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज होती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आप चैप्टर 5th में पढ़ेंगे जो प्रिंसिपल होता है इनहेरिटेंस का और वेरिएशन का, वो चैप्टर 5th में दिया हुआ है, ठीक है। और जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होती है और किस तरह से इनहेरिट होती है रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे लार्ज डाइवर्सिटी है इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। जैसे अपने इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के लोग, भाषाएं, खान पान सब कुछ अलग है, उसी तरह से जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। और उनका अपना मैकेनिज़्म है कि वो किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं और बच्चे मतलब किस तरह से पैदा करते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट है, इनकी नेचुरल फिजियोलॉजी है, कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, ये सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करेगा, किस तरह से वो बच्चे पैदा करेगा। कौन कौन से फैक्टर्स? उनका इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, उनका हैबिटेट कैसा है, वो कहाँ रहते हैं, और कुछ और फैक्टर साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो किस तरह से बच्चे पैदा करेंगे। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। अगर यहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात करें, अगर एक ऑर्गेनिज्म पार्ट ले रहा है बच्चे पैदा करने में या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उसको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल या सेक्सुअल, ठीक है। ए हट जाएगा दूसरे में से। ए सेक्सुअल और बाई सेक्सुअल आप नहीं कहेंगे, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। जो दो तरह का होता है, जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है एक सिंगल पेरेंट से, जिसमें कि गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, गैमेट बनते ही नहीं है, उसे बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब दो पेरेंट्स अपोजिट सेक्स के पार्टिसिपेट करते हैं तो रिप्रोड्यूस करते हैं, और वो उसमें एक्चुअल में होता क्या है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पता चल गया, सेक्सुअल में सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं या फिर आप बोल सकते हो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट ही दो में बच्चे पैदा कर सकता है। अब ये एग्जाम्पल दिया में, ये वाला है बडिंग इन यीस्ट, ठीक है। ये क्या आती है किस तरह से, और वो कैसे अलग होने के बाद एक अलग से ऑर्गेनिज्म में बदल जाती हैं, ठीक है। दूसरा है अमीबा का, जिसमें बाइनरी फ्यूजन है। एक अमीबा था ये वाला, इसमें से यहाँ पे एक कट लगा, ठीक है। ये कट यहाँ से इसकी सेल यहाँ से एक हिंज बन गया, उसके बाद ये दो में डिवाइड हो गई। तो आगे जब डिवीज़न होगा तो ये वाली सेल फिर से ऐसे ही दो में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डेथ किसकी हुई? किसी की भी नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं कि जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनकी डेथ नहीं होती, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब क्या है? सिंगल इंडिविजुअल और सिंगल पेरेंट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग।
यहाँ पे सिंगल पेरेंट या सिंगल एक ऑर्गेनिज्म ही बच्चे ही पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीन्स जो होते हैं हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी हो जाते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए उनको क्लोन भी बोलते हैं। आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट, क्या ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं या अलग होते हैं? तो आप क्या कहेंगी, ये अलग होते हैं या सेम होते हैं? ये बिल्कुल सेम होते हैं, इसलिए इनको क्लोन कहते हैं। जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हमारा आता है लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। चलिए देखते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में और प्लांट और एनिमल्स में जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल, मतलब उसमें ऑर्गन सेल लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम इस तरह का लेवल नहीं होता, तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन उसको हम बोल सकते हैं। जैसे प्रोटिस्टा और मोनेरा है, ऑर्गेनिजम्स जो पेरेंट सेल होती है वो दो में डिवाइड हो जाती है और उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जो हमने फिगर 1.2 में ये किया था। ठीक है, thus in these organisms single cell division is itself a mode of reproduction। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो सेल डिवीज़न होता है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, बहुत सारा ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बाइनरी फिजन से होते हैं। वेयर ए सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स, जो बाइनरी फिजन था उसकी डेफिनेशन ये मैंने हाईलाइट कर दी है। ए सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन अडल्ट, हर एक सेल जो है वो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम, जो चप्पल की तरह दिखता है वो पैरामीशियम होता है, अमीबा जिसकी कोई शेप ही नहीं होती। इन यीस्ट में क्या होता है, डिवीज़न अनइक्वल, जो डिवीज़न होता है वो अनइक्वल होता है। जो स्मॉल बर्ड होती है वो प्रोड्यूस होती है और कुछ टाइम के लिए वो अटैच रहती है पेरेंट प्लांट से, पेरेंट सेल से। जो पेरेंट सेल होती है उसको पेरेंट प्लांट बोल सकते हैं हम, जो कि फिर अलग हो जाती है और मेच्योर हो जाती है एक नई यीस्ट ऑर्गेनिज्म में या नई यीस्ट सेल में। ठीक है, तो जो बर्ड बनी है वो ही एक ऑर्गेनिज्म को पैदा कर देगी। जो किंगडम फंजाई है या सिंपल प्लांट्स हैं, जैसे एल्गा है, एल्गा सिंपल प्लांट्स में आता है। ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से, और उन स्ट्रक्चर को कहते हैं जूस्पोर। जो सबसे कॉमन है वो जूस्पोर है। ये माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं और कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कोनिडिया, बर्ड्स, गैम्यूल्स, है ना। ये कोनिडिया किस में होते हैं, ये पेनिसिलियम में होते हैं, बर्ड्स हाइड्रा में और गैमल्स स्पॉन्जेस में होते हैं। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है। जैसे पोटैटो में आप देख सकते हैं ये आइज़ बन गई, ये जर्मिनेट कर जाती है। अगर हम इस पोटैटो को ऐसे काट के लगा दें ज़मीन में तो ये अलग से ग्रो कर जाएगा। उसके बाद ये जिंजर का एग्जाम्पल है, इसमें बर्ड्स निकल जाती है, एडवेंटिशियस रूट्स निकल जाती हैं। फिर ये आता है हमारा सी ऑप्शन में अगेव का, और फिर ब्रायोफाइलम लीफ में जो होती है, लीफ में ही आपके एडवेंटिशियस बर्ड्स निकल जाती हैं जो अलग प्लांट ग्रो कर सकती हैं। वाटर हायासिंथ में भी यही होता है, ऑफसेट्स निकल जाते हैं। ठीक है, आपने लर्न किया है दैट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होती है, 11th क्लास में जो आपने पढ़ा था, आपको क्या लगता है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? यहाँ पे पूछा है इन्होंने, ऐसा क्यों कहते हैं कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल है? तो क्या जो टर्म क्लोन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऊपर अप्लाई है? जो बच्चे पैदा होते हैं वो क्लोन होते हैं। While in animals and other simple organisms, asexual is used। देखिए जो प्लांट होते हैं उनमें क्या टर्म यूज़ होती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लेकिन जो
ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं या सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें ये होती है एसेक्सुअल। अब क्या होता है, स्पष्ट रूप से जो प्लांट होते हैं उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। ठीक है, प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज़ होता है, जैसे कि रनर्स है, राइजोम है, शक्कर है, बल्ब, ऑफसेट, ये क्या करते हैं, ये वो हिस्से हैं जो एक नया प्लांट पैदा कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये। इन स्ट्रक्चर्स को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। कौन से स्ट्रक्चर को, जो नया प्लांट पैदा कर सकते हैं, जैसे राइजोम, शक्कर, बल्ब एट्सेट्रा। Obviously, since the formation of these structure does not involve two parents, इसमें क्या होता है कि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल। जहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे उसे ही हम सेक्सुअल बोल सकते हैं, अदरवाइज वो एसेक्सुअल ही होगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडी और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। आपने टेरर ऑफ बंगाल ज़रूर सुना। टेरर ऑफ बंगाल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान सा एक है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है टॉपिक। इट इज़ नथिंग बट एक्वाटिक प्लांट वाटर हायसिंथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड। ये वाटर हायसिंथ था जो बहुत ज़्यादा इन्वेसिव वीड था, जो मिला वेरेवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, जहाँ पे भी स्टेगनेंट वाटर इसे मिला, यहाँ पे ये वीड वाटर हायसिंथ एक्सेसिव अमाउंट में ग्रो कर गया, फैली, और वहाँ पे जो फिशेस थे उनकी सबकी डेथ हो गई। जो चैप्टर 3 है उसमें आप ज़्यादा पढ़ोगे इसके बारे में, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये प्लांट जो है इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, क्योंकि इसके फ्लावर्स जो हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं और इसकी लीव्स हैं वो बहुत शेप जो है लीव्स की बहुत अच्छी है। तो ये प्रोपगेट हो सकता है वेजिटेटिवली, मतलब इसका वेजिटेटिव पार्ट ही जर्मिनेट करके दूसरा प्लांट ग्रो कर देगा, और इसका फिनोमेंटल रेट ये बहुत ही कम टाइम में स्प्रेड हो गया पूरी वाटर बॉडी में, शॉर्ट टाइम में। ठीक है, अब इससे छुटकारा पाना बहुत बंगाल, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो चीज़ें पता चली हैं कि टेरर ऑफ बंगाल क्या होता है, जिसमें एक वाटर हायसिंथ है, एक प्लांट का नाम है, एक्वाटिक प्लांट है जो बहुत ज़्यादा ये वीड है। ठीक है, ये क्या करता है, वहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है और वहाँ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फिशेस हैं वाटर बॉडी में, उनकी डेथ कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिजीज़ पैदा होंगी और वहाँ के ऑर्गेनिजम्स को खतरा हो जाएगा, मर जाएंगे। इसकी वजह से ये क्यों ये इंडिया में आया, पहले ये इंडिया में था ही नहीं, क्योंकि इसकी खूबसूरती पर मर गए थे लोग, इसलिए ले आए इस बीमारी को यहाँ पर, और इस वजह से उस जो घटना हुई वो टेरर ऑफ बंगाल उसका नाम दिया। आप ज़रूर अवेयर होंगे कि जो प्लांट हैं जैसे पोटैटो, शुगरकेन, बनाना, जिंजर, डालिया कल्टीवेट होते हैं किस तरह से। स्मॉल प्लांट अमर्ज होते हैं बर्ड्स से, ठीक है, जिसको आई भी बोलते हैं। जो पोटैटो ट्यूबर होते हैं जैसे राइजोम है बनाना का, वो बनाना को ग्रो करते हैं। आई जो है पोटैटो की वो पोटैटो ग्रो करती हैं, और जिंजर में इसी तरह से बर्ड्स होती हैं वो जिंजर को ग्रो कर सकती हैं। When you carefully try to determine the site of origin of new plantlet in the plants instead listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes present in the modified stem of these plants. इसमें क्या होता है कि जब आप इन नोड्स को देखने की कोशिश करोगे तो ये आप देखोगे कि नोड्स प्रेजेंट हैं इनकी स्टेम में। जब ये नोड डैम्प सॉइल, गीली सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आती हैं तो उससे रूट पैदा होती हैं और नया प्लांट पैदा हो जाता है। इसी तरह से एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज हो जाती हैं जो ब्रायोफाइलम के लीफ का मार्जिन है वहाँ से, और वहाँ क्या होता है रूट ग्रो करना शुरू कर जाती हैं उस बर्ड की, और जब हम उस लीफ को डिटैच करेंगे या सॉइल के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो वहाँ पे अलग से ब्रायोफाइलम का एक प्लांट ग्रो कर जाएगा। जो ये एबिलिटी है फुली एक्सप्लॉइटेड करते हैं गार्डनर या फार्मर्स जो है इसको,
कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए, ऐसे प्लांट्स को कमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का उन ऑर्गेनिजम्स में जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे अलगी या फंजाई। ये शिफ्ट भी हो गए हैं सेक्सुअल मेथड की तरफ, थोड़ा सा मतलब इनमें बदलाव भी हो गया है। जैसे ही एडवर्स कंडीशन आती है ना, बहुत बुरी वाली कंडीशंस, तो ये एसेक्सुअल मोड पे डिपेंड नहीं रहते और ये सेक्सुअल मोड पे चले जाते हैं। कैसे होता है इन ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ताकि वो एक तो जो सर्वाइव, उनकी कंडीशंस ख़राब है, उनको सर्वाइव करना है, अनफेवरेबल कंडीशंस में खुद को बचाने के लिए वो सेक्सुअल मोड का सहारा लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बुरे हालात में, ठीक है। एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट। जो हायर प्लांट्स हैं उनमें नॉर्मली दोनों ही होती हैं, ठीक है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे एल्गा और फंजाई, उनमें नॉर्मल कंडीशन में एसेक्सुअल होती है और एब नॉर्मल कंडीशन में, स्ट्रेस की कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये क्या करती हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जो जैसे फंगस है, ठीक है, फंगस में स्पोर बन जाते हैं और उनके चारों तरफ वो एक कवरिंग लगा देते हैं जिसको सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो सिस्ट क्या करती है कि उसको, उस स्पोर को बचाती है उस एडवर्स कंडीशन से, और फिर उसके बाद वो क्या, जब कंडीशंस ख़त्म हो जाती हैं, वो बुरी कंडीशंस निकल जाती हैं, तो वो स्पोर जो होता है वो सिस्ट से बाहर निकल जाता है या सिस्ट फट जाती है अपने आप, जो कवरिंग होती है वो हट जाती है और वो फिर ग्रो कर जाता है। दूसरी तरफ जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सभी एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। हम सभी एनसीईआरटी की बुक्स को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमें कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत ना हो। आपको भी कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो आप नहीं समझ सकते तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।